हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रहा होगा आप लोग का। जैसा कि सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है अभी, और मैं सोचा कि सबका वीडियो देख रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस का वीडियो देख रहा हूँ कि मैंने आज दिया तो पेपर कैसा था। तो मैं भी देख रहा था, कुछ दिनों से लोग वीडियोस डाल रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा कि उस वीडियोस में जो है उतना प्रिसाइजली वो लोग नहीं बता पा रहे हैं। कोई कह दे रहा है कि बहुत इजी आ रहा है, या कोई कह रहा है कि बहुत टफ आ रहा है। तो मेरा भी आज पेपर था, 19 सितंबर, थर्ड शिफ्ट में था मेरा पेपर। तो मैं भी सोचा कि आज आप लोगों को अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा रहा पेपर, किस टाइप के क्वेश्चंस आए। मतलब क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का गाइडलाइन है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बता सकते। बट मैं आपको एक ओवरव्यू देंगे, जिससे कि आपका भी जो आने वाला शिफ्ट में एग्ज़ाम है आपको अच्छा फील हो, और आप भी थोड़े मोटिवेटेड रहे कि हाँ सच में एक जेन्युइन जो होता है कि हाँ एक जेन्युइन एनालिसिस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि मैं जो आज पेपर दे के आया आज के पेपर के बेस पे, और कुछ प्रीवियस डे में भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने दिया, उन लोगों से भी मैंने पूछा था, तो उन लोगों का भी कहना था तो कि कैसा पेपर आ रहा है। तो मैं ये मतलब कि लगा मुझे कि उन लोगों का भी जो पेपर था और आज पेपर का जो पैटर्न आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है, इन द सेंस कि अगर 18 को जो क्वेश्चन आ रहा है, 17 को जो क्वेश्चन आया, 16 को जो क्वेश्चन आया, तो मतलब कि बैलेंस करके पेपर बनाया जा रहा है कि अगर 17 को इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो 18 को भी मैंने ये नोटिस किया कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। 19 को भी नोटिस किया, चूंकि आज मेरा एग्जाम था, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़ा डाटा चेंज किया है या फिर उसी में थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई टेन थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब चूंकि ये एक लाइन का क्वेश्चन है, तो इसी बेसिस पे अलग वाले शिफ्ट में, जैसे जो भी आने वाला शिफ्ट है उस पर क्या कहते हैं क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म कर रहा है। जैसे 10 था तो कॉट कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पैटर्न में कोई आपको ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आप लोगों का, काफ़ी छोटा वीडियो रहेगा ये, और आप लोग इसको देखिएगा और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। जिसका भी आने वाले दिन में एग्ज़ाम है, अभी भी आधा शिफ्ट ऑलमोस्ट बचा हुआ है, 20 से लेकर 26 तक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में। तो मतलब रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, सच में बहुत ईजी आ रहा है। एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है या थोड़ा सोचना पड़ रहा है, लेकिन 23 क्वेश्चन मैं ये बता सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो 23 क्वेश्चन एकदम बहुत ईजिली बनेगा, बहुत ज़्यादा ईजिली। और थोड़ा रीजनिंग में भी आप देखेंगे कुछ एक आध मैथ का क्वेश्चन घुसा दिया है। तो कुल मिलाकर यही है कि रीजनिंग ईजिली बनेगा, और आपका 10-12 मिनट में रीजनिंग बन जाएगा अगर आपने मॉक में अच्छे से किया। मेरा तो टू बी ऑनेस्ट मैंने आज 8 मिनट में रीजनिंग बना लिया था, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था मुझे। उसके बाद मैं बात करता हूँ जीके का। तो जीके जो है सच में टफ आ रहा है, नो डाउट। और जहाँ तक मैं और भी लोगों को सुना, पिछले वाली शिफ्ट में सुना, जीके सच में टफ आ रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी था, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जीके थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ इन द सेंस कि मैंने भी अच्छे से पढ़ा, परमार सर से मैंने पढ़ा है जीके। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे हो रहे थे, 8-10 क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ आप कर लोगे, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे वो वन लाइनर हो। 8-10 क्वेश्चन आप इजीली जीके में कर लोगे। 10 के बाद जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको डिफिकल्टीज होगा, नो डाउट। मुझे भी डिफिकल्टीज हुई, मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं जीके में, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन मैं भी श्योर शॉट था कि हाँ जो कि आप भी कर लोगे, अगर थोड़ा भी आप अच्छे से पढ़े हो कहीं से भी आप इजीली कर सकते हो। 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 के बाद जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, सच में थोड़ा वो डिफिकल्ट आ रहा है। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड कह लो या फिर थोड़ा डीप पूछ रहा है, चाहे एंशियंट हिस्ट्री। आज मुझे एंशियंट हिस्ट्री से एक अच्छा क्वेश्चन डीपली पूछा गया। तो बेसिकली यही चीज़ है। तो और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मतलब कि किसी भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, वरना आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। कहते हैं ना मोह माया में नहीं फंसना है, वो मोह मत रखिएगा कि मैंने तो जीके यहाँ से पढ़ा फिर मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, देखना आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स भी डुएबल था, 20 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो।
मैं आज की शिफ्ट की बात बता रहा हूँ, और कल की परसों की जो भी मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने जितने दिए हैं, मैं उन सब से भी जान के आपको एक साथ आज बता रहा हूँ कि मैथ्स आप इजीली 20 कह लो या फिर 21-22 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। बस थोड़ा आप अपने पास एटलीस्ट 25 मिनट्स आपके पास बचा होना चाहिए। आप 21 से 22 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। 3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं, कैलकुलेटिव इन द सेंस पॉइंट में है, जो कि ये नहीं है कि वो बहुत भारी क्वेश्चन है या बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, सच मैं आपको बता रहा हूँ, टफ एकदम भी टफ नहीं है। आप अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बेस्ड है, बस उसको कैलकुलेटिव बना दिया, पॉइंट में दे दिया, जिससे लोग को लग रहा है काफ़ी लेंदी आ रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको मैथ्स में दिक्कत होगा, बाकी 21 से 22 क्वेश्चन आप इजीली बनाओगे। और अभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप एग्जाम देने के बाद अगर आप एक अगर अच्छे स्टूडेंट हो, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर बोलोगे कि मैंने आपको एकदम सही सही एनालिसिस करके दिया है। मतलब 22 क्वेश्चन आप मैथ्स में कर लोगे। 3 क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेशन बेसिस पे, जो कि वो भी इजीली है, आसानी से आप हो जाएगा, थोड़ा सा आप खाली काम रहोगे तो। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। मैंने भी बहुत सुना इंग्लिश ये आ रहा है, इंग्लिश ऐसा आ रहा है, इंग्लिश बहुत टफ आ रहा है। अरे मैंने भी आज पेपर दिया, मुझे सच पूछो तो मुझे इंग्लिश तो टफ लगा ही नहीं। सच में बता रहा हूँ, इंग्लिश एकदम टफ नहीं लगा। लोग जो कह रहे हैं इंग्लिश टफ आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं होगा, PQRS इतना लंबा आ रहा है, पैसेज इतना लंबा आ रहा है, कामली अगर आप बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ वर्ड्स सिनोनिम्स एंटोनिम ब्लैक बुक से बाहर आ रहा है। मैंने भी थोरोली पूरा ब्लैक बुक पढ़ा हुआ है, तो कहते हैं कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स बाहर से आ रहा है, इडियम्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वर्ड्स तो नए आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन जब आप देखोगे, चाहे किसी का सिनोनिम्स पूछा है, अगर आप ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन देखने के बाद मैं ये 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, कितना भी नया वर्ड हो, चाहे कैसा भी नया वर्ड हो, ऑप्शन देखने के बाद आप इजिली उस सिनोनिम्स को कर सकते हैं, इजिली उस एंटोनिम्स को कर सकते हैं, और इजिली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा सेट है कि आप ऑप्शन से इंग्लिश को भी एलिमिनेट कर दोगे। तो बच गया क्या, सिर्फ पैसेज। पैसेज में थोड़ा आपको डिफिकल्टीज बस होगा, बाकी इंग्लिश के किसी भी सेक्शन में डिफिकल्टीज नहीं होगा। PQRS भी बहुत लंबा लंबा था, सही बात है, लंबा था, लेकिन अगर आप उसको अरेंज करोगे, ऑप्शन से आप जाओगे, ऑप्शन से जाना, जैसे 2 1 3 4 है या 3 1 2 4 है, तो ऑप्शन से सेट करना। आप जब ऑप्शन से सेट करने जाओगे ना, तो आप क्या देखोगे, अरे ये तो ऑकवर्ड सेंटेंस है, इसके बाद तो V4 लग रहा है, तो यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा, डिड से स्टार्ट हो रहा है, दिस से स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो आप दिमाग आप लगा सकते हो ऑप्शन से जाने के बाद। बहुत ईजी था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ईजी था। बस पैसेज में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, पैसेज थोड़ा आपको कुछ कुछ 5 अगर पैसेज उसमें 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख जाएगा पैसेज में आंसर कहाँ, या 3 दिख जाएगा, बाकी जो 2 है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। और पैसेज में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस के बाद आपको पैसेज में वो लाइन ढूंढना है, बस वो वर्ड ढूंढना है कि वो वर्ड कहाँ पे है। पूरा पैसेज थोड़ी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चंस में अगर पार्सिमोनियस पूछा है, सपोज दैट, वो पार्सिमोनियस देखना है आपको कि कहाँ पे है, पैसेज में कहाँ पे है, वो लाइन देखना, और उसी लाइन के एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे करके आप पढ़ना, देखना आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता, बस इतना जान लो, पैसेज के अलावा इंग्लिश आपसे इजीली बनेगा, चाहे कितना भी नया वर्ड आ रहा हो, स्पेलिंग के कितने भी बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे हो, मतलब कि स्पेलिंग सही करने के लिए कि कौन सा स्पेलिंग सही होगा, आपका सही होगा 100% मैं श्योर हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। रीजनिंग तो बता ही दिया, बहुत ईजी आ रहा है। मैथ्स में 22 क्वेश्चन आप बना लोगे, 2-3 क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन अच्छा है तो आप वो भी बना सकते हो। जीके बस टफ है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप लोग कोई भी पैनिक नहीं करिएगा, ईजिली जाइएगा। अगर आपको कोई भी एग्जाम में डिफिकल्टीज होगा, आपका सिस्टम बंद हो जाए या कुछ हो जाए, कोई भी टेक्निकल इशू होगा, आपको वहाँ पे लोग बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि तो जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ पे तो मुझे अच्छे से क्या कहते हैं रिगार्ड किया गया, सबको स्टूडेंट को अच्छे से सुना जा रहा था। जस्ट मेरे 2 सिस्टम छोड़ के एक बच्चे का स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर बंद हो गया था, उसको दूसरा सिस्टम अलर्ट हुआ, तो इसीलिए पैनिक नहीं हो रहा है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो बस लास्ट में यही बोलूँगा, रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है, जीके टफ है, 10 क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। बच गया मैथ्स, मैथ्स में 22 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, 22 से 23, 2 क्वेश्चन है बस जो कैलकुलेटिव होगा, 2 से 3, वरना बन जाएगा आपका।
उसके बाद इंग्लिश में भी कुछ भी टफ नहीं है, नया वर्ड भी आ रहा है वो भी आप ऑप्शन से बना सकते हो, बस थोड़ा पैसेज में टाइम लगेगा। बस यही करना है कि जब आप बनाने जाए पैसेज को फर्स्ट गो में स्किप करिएगा, वरना अगर वेस्ट करिएगा उस पर तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। यही आपके लिए सजेशन है। और आप भी और अगर कुछ पूछना चाहते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी आप जानना चाहते हैं जो आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।